नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लेकर आया हूं। भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, यूपी में आदमखोर जानवरों का ऐसा आतंक जो पहले आपने नहीं देखा होगा। अजीबो गरीब स्थिति बन गई है बॉस। वहां पर 4 पकड़े गए, 2 अभी भी बाकी हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िए ने फिर शिकार कर डाला। बच्चे खा जाने वाले भेड़ियों को पकड़ने के लिए बच्चों की गुड़िया काम आएगी क्या? दहशत के बीच से जान पर खेलकर वो ग्राउंड रिपोर्ट जो पूरी कहानी आपको बताएगी। आज आपके लिए ये चैप्टर लाया। इसके अलावा कोर्ट में ममता सरकार की फिर फजीहत। इस बार गिरफ्तारी पर घिर गई ममता सरकार। उधर योगी फायर मोड में, इधर डीएनए रिपोर्ट आई। यूपी उपचुनाव के पहले अखिलेश की नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके बाद बात होगी कंगना की इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में क्यों अटकी, कैंची चली या चलवाई गई। आईसी 814 कंधार हाईजैक कांड पर बनी वेब सीरीज में हिंदू आतंकी घुसेड़े गए क्या? कंधार हाईजैक का वो सच जो वेब सीरीज का पूरा झूठ बेनकाब कर देगा, आज उसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। इसके अलावा नए मॉल का सारा माल कुछ ही घंटों में कहां लूट के ले गई भीड़। भिखारी पाकिस्तान में मची लूट की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर लोटपोट हो जाएंगे, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन देख लीजिए, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। ईडी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले 5 घंटे तक अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर बड़ा ड्रामा हुआ। ईडी की टीम सुबह ही अमानतुल्लाह खान के घर पहुंच गई थी और कई घंटों की छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट किया गया। केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी करने का आरोप है। इसमें पद के दुरुपयोग, मनमाने और अवैध तरीके से भर्ती और करोड़ों के लेन देन के आरोप भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी का नया सदस्यता अभियान लॉन्च कर दिया है। बीजेपी ने 10 करोड़ मेंबर बनाने का टारगेट रखा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बीजेपी लगातार खुद को योग्य बनाती रही। पार्टी बहुत कुछ सहन करके और आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़ी। आरएसएस ने जाति जनगणना का समर्थन करने के संकेत दिए हैं, लेकिन साथ में यह हिदायत भी दी है कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। केरल में हुई मीटिंग के बाद आरएसएस की तरफ से कहा गया कि हिंदू समाज में जाति और जाति संबंधों का मामला एक संवेदनशील मुद्दा है। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव और राजनीति के लिए इसकी बात कही जानी चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का महत्वपूर्ण मुद्दा है। कटरा में माता वैष्णो देवी भवन जाने वाले नए ट्रैक में लैंडस्लाइड हो गया। यात्रा मार्ग के ऊपर पहाड़ से भरभराकर मलबा आ गिरा, जिसकी चपेट में 2 महिला श्रद्धालु आ गई। हादसे में दोनों महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की घायल है। ये लोग मंदिर की तरफ दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन वैष्णो देवी भवन से 3 किलोमीटर दूर पंछी के पास मार्ग पर दोपहर 2:30 बजे के करीब हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। बारिश के चलते आंध्र प्रदेश में 9 और तेलंगाना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरे हालात विजयवाड़ा के। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जेसीबी पर चढ़कर शहर के हालात का जायजा लिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, यूपी में आदमखोर जानवरों का ऐसा आतंक जो पहले देखा नहीं होगा बॉस आपने। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्या? 4 पकड़े गए, 2 बाकी, लेकिन आदमखोर भेड़िए ने फिर शिकार कर डाला है। बच्चे खा जाने वाले भेड़ियों को पकड़ने के लिए बच्चों की गुड़िया काम आएगी क्या? और दहशत के बीच से जान पर खेलकर वो ग्राउंड रिपोर्ट जो पूरी कहानी बताएगी। सबसे पहले जरा ये चैप्टर देखिए। आपने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का एक डायलॉग सुना होगा कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आजकल यूपी में डायलॉग चल रहा है कि बेटा सो जा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। भेड़िए का ऐसा खौफ यूपी के मतलब कई इलाकों में कि ऐसा खौफ आपने शायद ही कभी देखा होगा। मतलब मैं कह तो रहा हूं कि ये सिर्फ खबर भर नहीं रह गई। आपको समझना होगा कि इस वक्त उन लोगों पर, हजारों लोगों पर क्या बीत रही है। गांव के गांव हफ्तों से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, दहशत में भाई कि सोए और बच्चा नहीं लेके भेड़िया लेके ना चला जाए। लोगों को अपनी चिंता कम, अपने बच्चों की चिंता ज्यादा है। भाई शहरों में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो इस दर्द को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप सोचिए
कि आप महीनों से रात में सो ना पाएं कि भाई कहीं भेड़िया ना आ जाए, कहीं भेड़िया ना आ जाए, क्या हालत होगी। और अब तो बाघ की बात है, तेंदुए की बात है। अच्छा, बच्चों को लेकर डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भेड़ियों से बचाने के लिए गांव वालों ने अपनी भूख, प्यास, नींद सब त्याग दिए। भले ही आपको भेड़ियों के आतंक की ये कहानियां अटपटी लगे, लेकिन उन सैकड़ों परिवारों के बारे में सोच कर देखिए जिनकी जिंदगी में तूफान आया हुआ है और खत्म ही नहीं हो रहा। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए, आदमखोर भेड़ियों से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा। सोचिए उस मां बाप पे क्या बीतती होगी जिसका बच्चा भेड़िया उठा के ले जाता है और सुबह खेत में बच्चे की ऐसी लाश मिलती है कि आपको दिखा नहीं सकते बॉस, ऐसे खाया हुआ रहता है बच्चा। लेकिन इतने दिनों के बाद भी भेड़ियों का आतंक खत्म होने की जगह पर उसकी दहशत फैलती जा रही। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आदमखोर भेड़िए से ही बचना है, अब तो भेड़िए के साथ बाघ, तेंदुए भी आ गए। खूंखार जानवरों का आतंक सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रह गया है, अब इसकी दहशत का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। भेड़िए का आतंक इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते यह खबर आई थी कि यूपी के बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। अब तो सिर्फ 2 ही भेड़िए बचे हैं। खबर सुन के लगा कि भेड़ियों को लेकर लोगों के अंदर जो दहशत है वो कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऐसा हुआ भी, लेकिन ये सब कुछ दिनों के लिए ही था, क्योंकि जो 2 भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आए हैं उन्होंने फिर से घात लगाई। अपने साथियों के पकड़े जाने से ये बचे हुए भेड़िए और खूंखार हो गए। इनको गुस्सा आ रहा है कि मेरे साथी पकड़े गए। कई दिनों बाद इन भेड़ियों ने नया अटैक कर दिया बॉस। तो पब्लिक सोच रही थी कि 4 पकड़ में आ गए, अब ये क्या अटैक कर पाएंगे, हिम्मत कम हुई होगी। ये जो 2 बचे हैं इन्होंने फिर अटैक कर दिया, नया शिकार बना लिया। और ये शिकार भी बनाया है एक छोटी सी बच्ची को। भेड़िए ने नए अटैक में 3 साल की एक बच्ची को शिकार बनाया। ये बच्ची अपनी मां के बगल में सो रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में अचानक भेड़िया आया और बच्ची पर झपट्टा मारकर उसे उठाकर ले गया। जब तक मां चीखती तब तक तो भेड़िया लेके चला गया बच्ची को। उसके बाद वहां चीख पुकार मची। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, भेड़िए ने दूसरा अटैक भी किया, और यह अटैक किया एक बुजुर्ग महिला पर। यह महिला बहुत ही बुजुर्ग थी और लोग बता रहे हैं कि भेड़िए ने इस पर इसलिए अटैक किया क्योंकि शायद बुजुर्ग महिला बरामदे में इस तरह से सो रही थी जैसे कई लोग पैर मोड़ के नहीं सो जाते हैं, तो पैर मोड़ने से उनकी हाइट कम लग रही होगी। तो भेड़िए को लगा होगा कि शायद कोई छोटा बच्चा सो रहा है, तो इसलिए बुजुर्ग महिला पे भी अटैक कर दिया। इसे भेड़िया उठा तो नहीं पाया क्योंकि भाई देखने में भले वो छोटी बच्ची लग रही हो, लेकिन थी तो बुजुर्ग महिला, तो भेड़िया उठा के ले तो नहीं जा पाया, लेकिन उसने महिला को घायल कर दिया। भेड़िए के अटैक के बाद महिला अस्पताल में भर्ती है। बहराइच में पिछले 1.5 महीने में आदमखोर भेड़िए के हमलों में 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब वो जो 3 साल की बच्ची जिसको भेड़िया उठा के ले गया था, हाथ वाथ सब खा लिया भाई। मतलब भेड़िए ने जो नया अटैक किया वो उसका 10वां शिकार है। इस नए हमले के बाद फिर से टेंशन बढ़ गई है कि भेड़िए को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि 4 भेड़िए तो पकड़े जा चुके, लेकिन जो 2 नहीं पकड़े गए हैं वो रुक थोड़ी रहे हैं, वो तो फिर नए शिकार कर रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने की पुरानी तरकीबें काम नहीं आ रही, या फिर कहिए कि भेड़िए भी इन चालों को समझ गए, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसे में भेड़िए को पकड़ने वाली टीमों ने बिल्कुल नए तरीके निकाले हैं जिससे ये भेड़िए किसी तरह से उनकी पकड़ में आए। और इन नए तरीकों में इस्तेमाल किया जा रहा है डॉल्स को, यानी गुड़िया को। वही डॉल जिनसे बच्चे खेलते नहीं हैं, वही गुड़िया। इन डॉल्स को क्यों भेड़िया पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इनसे भेड़िया पकड़ में आ जाएगा? गुड़िया से भेड़िया कैसे पकड़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजड़े में रंग बिरंगे कपड़ों वाली गुड़िया को रखने का प्लान तैयार किया है। इस गुड़िया को दिखावटी चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़िया को बच्चों के यूरिन से गीला करके रखा जा रहा है ताकि इनसे बच्चों जैसी गंध आए और शिकार के लालच में भेड़िए पिंजड़े में फंस जाए। तो जैसे पुराने जमाने में नहीं आप देखते थे कि भाई किसी बड़े शिकारी, बड़े जानवर को पकड़ना है तो वहां बकरी रख दी, कुछ चारा रख दिया, उस तरह से। तो अब ये तो आ रहा है बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चों के जगह पर वहां पे गुड़िया रख दी, डॉल रख दी और उस पे बच्चों का यूरिन, पेशाब वगैरह डाल दिया ताकि स्मेल ऐसी आए कि सही में बच्चा है और वो पिंजड़े में फंस जाए। इन पिंजड़ों को उन जगहों पर लगाया गया है जहां भेड़ियों की बार बार लोकेशन मिल रही है, जैसे नदी के किनारे या भेड़ियों के आराम करने वाले ठिकानों पर इस तरह के पिंजड़े लगाए जा रहे हैं। दरअसल आदमखोर भेड़िए बेहद शातिर शिकारी होते हैं जो रात में शिकार करने के बाद नदी के किनारे आराम करने या अपने ठिकाने में लौट जाते हैं।
बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए किस तरह डॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां क्या चल रहा है। लाइव डेमो हम बता रहे हैं, जो अब वन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि वन विभाग एक छोटी गुड़िया जो होती है, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल के बच्चों की उम्र के बराबर की, जो उनकी हाइट पर्सनैलिटी की, ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाओं को पिंजरे में रख रहा है, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो हो गए हैं आदमखोर। और इससे पहले वन विभाग ने ऐसे पिंजरों में मेमने को रखा था, बकरों को रखा था, लेकिन उनको देख के जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो अब यहां पर वन विभाग के पास एक ही रास्ता है कि ऐसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जाए जो बेबी डॉल्स कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट ये भेड़िया शुरू किया है, और अब यहां पर भेड़ियों के जो आराम करने की जगह है, जो नदी किनारे कहे जाते हैं, मांद कही जाती है, उनके करीब यहां ये तैयारियां की गई हैं, जिसमें प्राकृतिक मानव गंध, जो प्राकृतिक मानव गंध होती है, उसके तहत अब यह कदम यहां पर उठाया जा रहा है, जहां ऐसे पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार मैं चाहूंगा कि विजय यहां पर दिखाएं कि क्या इसमें रणनीति, अब इसमें खास क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि इस पूरे उसको घास से कवर किया जाएगा, क्योंकि ये जो लगाए जाएंगे वो ज्यादातर गन्ने के खेत या मक्के के खेत में, जहां पर भेड़िया आसानी से छुप सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नदी के किनारे जो भेड़ियों की आराम करने की जगह होती है, वहां पर इस तरह के पिंजरे लगाए गए हैं। और यहां पर भेड़िया, क्योंकि देखिए भेड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि भेड़िए जो होते हैं वो इंसान की जो सूंघने की क्षमता होती है उससे 1 लाख गुना ज्यादा अधिक क्षमता भेड़ियों की होती है। इसीलिए ऐसी गुड़िया में जो बच्चों का जो मूत्र होता है, उसकी गंध के लिए यहां पर उसको मूत्र से भिगोया जाता है, और ऐसी गुड़िया को यहां पर रखा जाता है जिसमें जो कपड़े होते हैं वो थोड़े चटकदार होते हैं, जिससे रिफ्लेक्ट हो, जिससे वो आकर्षक हो, चमकीले रंग जिन्हें कहा जाता है, उससे वो आकर्षित हो। और उसके बाद ऐसे पिंजरों को यहां पर सजाया जाता है ताकि वो यहां पर आए। तो ये चल रहा है ग्राउंड जीरो पर उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर तरीका आजमाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजड़े के अंदर गुड़िया रखी जा रही है, जिससे भेड़िया ये समझे कि कोई बच्चा है। जैसे ही भेड़िया गुड़िया के पास आएगा, उस पर हमला करके उसे उठाने की कोशिश करेगा, तो कैसे वो पिंजड़े में फंस जाएगी, आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूं कि क्या तैयारी है, एग्जैक्टली क्या हो सकता है वहां पर, उसको भी देखिए। अब देखिए कैसे फंसता है। आगे आइए आप, आगे आइए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बच्चों का मूत्र है उसकी गंध से यहां पर भेड़िया आए, भेड़िया आकर्षित हो, लालच जो बुरी बला होती है, भेड़िया यहां पर आए। और अंदर जब वो पहुंचे तो आप ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही भेड़िया पैर रखेगा, इस जो ये डॉल है जिसको वो बच्ची समझ के आ रहा है, शिकार समझ के आ रहा है, जैसे ही पैर रखेगा, उसके बाद आप देखिए ये पिंजरा इस तरह से बंद हो जाता है। और जब ये पिंजरा ऐसे बंद हो जाएगा तो भेड़िया यहां फंस जाएगा। इन भेड़ियों को पकड़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक के बाद एक बच्चे शिकार बन रहे हैं। भेड़िए के हमले का नई शिकार जो बच्ची बनी, उसके परिवार का तो बुरा हाल है। किसी मां के बगल से उसकी बच्ची गायब हो जाए, उसे भेड़िया अपना शिकार बना ले, तो परिवार पर क्या बीत रही होगी, हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। परिवार किस तरह से रो रो कर बुरे हाल में है। आदमखोर भेड़िए के नए अटैक पर बहराइच से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे आज अमावस की रात भेड़ियों के दहशत को लेकर कयामत की रात बन जाएगी। किस घर में ये हादसा हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां आप देख रहे हैं, यहां पर इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये जो घर है, इस घर में वो बच्ची सो रही थी। यहां पर आप देखिए ये जो महिलाएं बैठी हैं, एक माँ जो यहां पर रो रही है, ये माँ सवाल पूछ रही है। ये माँ यहां पर सवाल पूछ रही है, और सवाल उन लोगों से पूछ रही है कि अब क्या इनकी बच्ची लौट के आएगी। हमारी बच्चा कहाँ भाई अपने बच्चा का, हमारे बच्चा को दे दे, वो हमारी बच्चा रे उठा लेगा के दोबारा आवा, तो हमरे मालिक के तखत पर कूदा थी, तखत पर रहा तब कूदा, तब वही कहीं न तैसा उठे, तो कहीं जानवर आए के बाद, तो कहीं बिटिया देखो सब हाई लड़का, तो देखा बिटिया ना पावा, यहाँ रह लगन बच्चा का बने ना पावा। इस परिवार का हाल देखकर सब सदमे में डरे हुए हैं, क्योंकि भेड़ियों का यह नया अटैक तब हुआ जब हर तरफ टीमें ऑलरेडी लगी हुई हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितनी ताकत, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, सब लगाई गई है,
भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए, उनके सर्च ऑपरेशन के लिए लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, तब हमला हो जा रहा है बॉस। और ड्रोन भी ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि बिल्कुल हाईटेक, रात के अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखने वाले। फिर भी आदमखोर भेड़िए का अटैक हो रहा है और किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। नए अटैक के बाद जब गांव के लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए दौड़े, तब भेड़िया पकड़ने वाली टीमों को पता चला। वन विभाग की टीम के ड्रोन कैमरे में भेड़िया बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद वन विभाग की टीम और गांव वालों ने भेड़िए का पीछा किया। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बच्ची पड़ी हुई मिली, जिसके दोनों हाथ गायब थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को लग रहा है कि यह भेड़िए की खबर है, नहीं बॉस, ये उन मासूम बच्चों को बचाने की जद्दोजहद है जिन्हें ये भेड़िए उठाकर ले जा रहे हैं। वो बच्ची के दोनों हाथ ले गया भाई। आज जब गोरखपुर जोन के एडीजी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे तो गांव के लोगों ने वन विभाग के लापरवाह रवैये पर की शिकायत भी की। एक बार सुनिए ग्राम प्रधान को। आज जब घटना हो गई तो उसके बाद जो ड्रोन कैमरा यहाँ वन विभाग के द्वारा लाया गया, उससे तुरंत भेड़िए को ड्रोन में कैद कर लिया गया और बच्ची को यहाँ दिखाया गया। इसी जगह लगभग 200-300 मीटर दूर पे की लेके जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और वो भागने लगा और पीछे से सारे लोग उसी ड्रोन के पीछे भागने लगे और भागते भागते लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो बच्ची को सब लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया और छुड़ाकर वहां से लाए। वन विभाग का जो ड्रोन है, तो आज घटना हो जाने के बाद जीव जंतु उसमें कैच हो रहे हैं और इसके अलावा नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं कोई आ ही नहीं रहा है। तो किस बात का ड्रोन भाई? जब अटैक कर दे रहा है, बच्चे को ले जा रहा है, तब ड्रोन में आ रहा है। उसके पहले इस ड्रोन को दिख ही नहीं रहा। भेड़िए का नया अटैक तो हो गया, लेकिन अब लोगों की दहशत इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आज अमावस की रात है और माना जाता है कि अमावस की रात को भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन हर तरफ घना अंधेरा रहता है, जो भेड़ियों को शिकार करने का अच्छा मौका देता है। जबकि और दिनों में आसमान में चांद मौजूद होने की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी तो रहती है, जिसमें भेड़िए कम एक्टिव रहते हैं। बहराइच में भेड़ियों को हमले से भी यही संकेत मिलते हैं, क्योंकि भेड़िए के हमले उन इलाकों में ज्यादा हुए जहां बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरा रहता है। उस पर आज दिन के वक्त खेतों में भेड़ियों की हलचल ने गांव वालों की दहशत को और बढ़ा दिया। हालांकि दिन में तो गांव वालों ने मिलकर खेतों में दिखे भेड़िए को खदेड़ दिया, लेकिन उन्हें डर है कि रात के वक्त भेड़िए फिर हमला कर सकते हैं। सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं। हमारे चाचा भी घास लेके आ रहे थे, इधर पानी में से निकले तो यहाँ पे देखे नीचे जंगल है, यही जंगल में छुपा हुआ था, वो बच गए नहीं तो उनके ऊपर हमला करता। ना अधिकारी आता है ना साहब। हमारे गांव में लाइट का प्रॉब्लम है। भेड़िया भी अभी निकला था, हम लोग 100-150 आदमी उसको रपटा के बाहर निकाले हैं, उधर गया है। रात में भी बहुत परेशान होते हैं, दिन में भी बहुत निकलता है। उधर मक्के के खेत में था, रात में पिपरी मोहन गाँव में बीच गाँव में मार दिया एक औरत को, और अभी निकला था कम से कम 100 आदमी मिलके अभी उसको भगा के आए हैं। रात में भी बहुत परेशान करता है। अमावस की रात है, इसके लिए अंधेला भी ज्यादा रहता है और रात में हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं। अमावस रात की भेड़िया खूंखार हो जाती है। कोई शासन को सूचना दो, वो बोल रहा है वीडियो भेजो, तो कहाँ से वीडियो भेजे? ऐसे धोखा कर देता है। जब भी देखो और कोई आता नहीं है तो क्या करे सर जी हम यहाँ लोग। लेकिन इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं। अगर इन्हें पकड़ना इतना ही आसान होता तो बाकी बचे 2 भेड़िए भी अब तक पकड़े जा चुके हो। जैसे 4 भेड़िए पहले पकड़े गए। 4 भेड़ियों को पकड़ने में भी आफत कम नहीं आई थी। हफ्ते भर इन्हें पकड़ने में लग गए थे। दिन रात एक किया जा रहा था। अब बाकी बचे भेड़िए भी किसी तरह इस जाल में फंसे, इसकी उम्मीद की जा रही है। इस वक्त वन विभाग की 25 टीमें लगातार बहराइच में कैंप कर रही हैं। 10 ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार निगरानी चल रही है। ये कैमरे थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस हैं, जो रात के अंधेरे में भी भेड़िए की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। भेड़ियों को बेहोश करने के लिए वन विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर गांव में ट्रैंकुलाइजर गन के साथ तैनात हैं। राजस्व विभाग की 32 टीमें भेड़ियों को तलाश रही हैं। इसके साथ ही पुलिस और पीएससी के 350 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बावजूद इन सब के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होता नहीं दिख रहा। भेड़िए बेखौफ होकर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए एक्सपर्ट बुलाने और नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा शुरू हो गई। आज बहराइच के दौरे पर पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन को भी सुनिए।
वन विभाग ने, जैसे हमने पहले बताया, एक स्पेशलाइज्ड रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत नए लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। उनको बाहर से बुलाया जा रहा है ताकि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, स्पेशलाइज्ड टैक्टिक्स के तहत ये ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाए। वन विभाग पूरी तरीके से तन मन से इस प्रोग्राम, इस ऑपरेशन में लगी हुई है। साथ में पुलिस भी है उनके साथ, और निश्चित ही हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक चैलेंज यह भी है कि भेड़ियों की दहशत अब सिर्फ एक इलाके तक नहीं है। भेड़ियों का आतंक अब एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता जा रहा है। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, तो वहीं अब सीतापुर में भी आदमखोर भेड़ियों के हमले का खौफ फैल गया है। सीतापुर के लोगों का दावा है कि वहां भी भेड़ियों का झुंड घुस गया है, जो मौका देखकर शिकार पर हमला कर रहा है। आरोप है कि भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला भी किया है, और वो भी उस वक्त जब बच्चा अपनी मां के बगल में सो रहा था। यानी एक जगह अभी आतंक खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह भेड़ियों के झुंड की बात हो रही है। हालांकि मां के शोर मचाने पर भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। इस हमले में बच्चे की मां घायल हो गई। भले ही अभी पुलिस या वन विभाग की टीम सीतापुर में हुए हमले के पीछे सीआर होने की बात कह रही है, लेकिन पीड़ित महिला का दावा है कि उसके बच्चे पर भेड़िए ने ही हमला किया था। पीड़ित महिला से उसकी आप बीती सुनी। मेरे बच्चे दोनों लेटे रहे, ये लड़की थी, वो लड़का पीला बनियानी वाला ही हो। एक भैया और है इससे छोटा ही, दोनों मेरे पड़ोस में द्वारे लेटे रहे। और उसके बाद हम है ना आगे पड़ी गए और हमारे को क्या था? और भेड़ा है रहे, कुत्ता कैसा लंबी पूंछ थी उसकी। अभी तक तो सिर्फ भेड़िए का आतंक ही था, अब इसमें बाघ और तेंदुए की भी एंट्री हो गई। भेड़िए के आतंक का तो अभी अंत नहीं हुआ, बाघ तेंदुओं को लेकर नई टेंशन खड़ी हो गई। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह लखीमपुर खीरी की है, जहां आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया है। लोगों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब इस आदमखोर की तस्वीर खेतों में लगे पिंजड़े के पास रिकॉर्ड हुई। यह तस्वीर पिंजड़े के पास लगाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इससे पहले यह बाघ एक गांव में खेतों के बीच बने रास्ते से दौड़ता हुआ नजर भी आ चुका है। अगस्त के महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से इलाके के 50 से ज्यादा गांवों में आदमखोर बाघ की दहशत है। इसी तरह हापुड़ में कई गांवों के लोग इन तेंदुए की वजह से दहशत में। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए, लेकिन तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में आ ही नहीं पाया। गांव वालों का आरोप है कि हाल के दिनों में तेंदुआ कई पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है। हापुड़ में तो तेंदुआ अभी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया, लेकिन रामपुर में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पिछले 2 दिनों में वन विभाग की टीम 2 तेंदुओं को पकड़ चुकी है। यानी बाघ से लेकर तेंदुए से लेकर भेड़िया था। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों और दूसरे जिलों में आदमखोर बाघ और तेंदुओं के आतंक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जहां जहां आदमखोर भेड़िए, तेंदुए या फिर दूसरे जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं, वहां हमलों को हर हाल में लगाम लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बिजनौर समेत दूसरे प्रभावित जिलों में लगाया जाए। जंगली जानवरों के हमले की आशंका वाले इलाकों में ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। सीनियर अफसर प्रभावित जिलों में कैंप करें, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और जहां बिजली की समस्या है वहां अंधेरे से निपटने के लिए पेट्रोमैक्स का इंतजाम किया जाए। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, पंचायत, राजस्व विभाग ऐसे इलाकों में लोगों को जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश जारी करने पर बहराइच की डीएम खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची। उन्होंने जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने का भरोसा दिया और भेड़ियों के पकड़े जाने तक लोगों के घरों के अंदर ही सोने की अपील की। आप सुनिए बहराइच की डीएम। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। यूपी में भेड़ियों की इस दहशत के बाद बात उन भेड़ियों की जिनकी शिकार समाज में बेटियां होती, लेकिन बेटियों के साथ गुनाह करने वाले ऐसे भेड़ियों को बचाने के लिए एक पूरी फौज उतर आती है। यूपी में कन्नौज और अयोध्या के 2 रेप केस की पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही, जिसमें बेटियों के साथ हैवानियत हुई।
अब इसमें कन्नौज के केस में नया खुलासा हुआ है, जिस खुलासे ने ठीक उपचुनाव के टाइम पर इंडी गठबंधन के लिए नई परेशानी खड़ी की। अब इसी का चैप्टर। उधर योगी फायर मोड में, इधर डीएनए रिपोर्ट आई। यूपी उपचुनाव के पहले अखिलेश की नई मुसीबत। कोर्ट में ममता सरकार की फिर फजीहत, इस बार गिरफ्तारी पर कैसे गिर गई वो, अब इसका चैप्टर देखिए। यूपी में कन्नौज का केस हो या अयोध्या रेप कांड, दोनों ही मामलों में आरोपी समाजवादी पार्टी से किसी ना किसी तरह से लिंक्ड थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि दोनों ही मामलों में समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाय खुद को डिफेंड करती रही और आरोपियों को पहले ही क्लीन चिट देने का प्रयास होता दिखा। लेकिन अब ऐसा खुलासा हो गया जिससे अखिलेश यादव, उनकी पार्टी और पूरा इंडी गठबंधन एक्सपोज हो गया, क्योंकि अयोध्या के मामले में यह कहकर आरोपी का बचाव किया गया कि चाहे तो डीएनए टेस्ट करा लो। इसी तरह से कन्नौज केस में नार्को टेस्ट की मांग कर डाली गई। समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया गया था। लेकिन अयोध्या केस में तो अखिलेश यादव ने खुलकर डीएनए टेस्ट की बात कही। अखिलेश यादव ने 3 अगस्त को सोशल मीडिया पर कहा था कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाना चाहिए, केवल आरोप लगाकर सियासत की बजाय। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए, यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव की पोस्ट से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पहले ही ये मानकर चल रहे हैं कि आरोप झूठे हैं और गैंगरेप में फंसा उनकी पार्टी का नेता सही है। अखिलेश यादव को लगा था कि वो डीएनए टेस्ट की मांग उठाकर मामले को दूसरी तरफ शायद मोड़ देंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर लेंगे। लेकिन सीएम योगी पर चला अखिलेश यादव का यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अयोध्या और कन्नौज दोनों ही केस में योगी की पुलिस ने अखिलेश यादव की मन की मुराद पूरी कर दी। इन दोनों केस में डीएनए टेस्ट कराया गया और इसमें कन्नौज वाले केस में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। जैसे ही ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, वो लोग एक्सपोज हो गए जो कह रहे थे कि ऐसे मामले में डीएनए टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जब कन्नौज केस में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो अखिलेश यादव के नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया। नाबालिग लड़की से रेप की पुष्टि हो गई, यानी पीड़िता ने नवाब सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हुए। एक बार सुनिए पुलिस इन आरोपों पर क्या कह रही है, डीएनए टेस्ट पर क्या कह रही है, फिर बताता हूं कि ये नवाब सिंह यादव कौन है और कैसे आज भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मैच हो जाने के बाद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह नवाब सिंह और कन्नौज का क्या पूरा मामला है, यह फिर से आपको याद दिला देता हूं। कन्नौज केस में नवाब सिंह यादव को पिछले महीने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। एक लड़की ने पुलिस को फोन करके आरोप लगाया था कि नवाब सिंह यादव ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसे अपने कॉलेज बुलाया और उसके साथ रेप किया। यही है भाई साहब। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। उस दौरान एक महिला भी थी जो पीड़ित की बुआ थी। पीड़िता की बुआ का व्यवहार भी संदिग्ध था और घटना के बाद बुआ फरार भी हो गई। बाद में पुलिस ने बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया था। जब यह घटना सामने आई तो पूरे यूपी में बवाल मच गई, क्योंकि इससे पहले अयोध्या में गैंगरेप का केस ऑलरेडी आ चुका था और इन दोनों मामलों में आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। तब अखिलेश यादव यह कह रहे थे कि ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक बार उनका पुराना बयान याद दिलाता हूं, फिर बताता हूं कि इस मामले में आज क्या हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? ये तो अयोध्या केस की बात थी जिसमें अखिलेश कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट करा लो। इसी तरह से कन्नौज के मामले में जब अखिलेश की पार्टी फंसी तो कहा नार्को टेस्ट करा। तब ये लोग पीड़ित पर ही एक तरह से सवाल उठा रहे थे, जबकि इन्हें तो पीड़िता के साथ खड़े दिखना चाहिए था। लेकिन आरोपियों के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन की बातें आई तो ये सब पीड़ित के साथ खड़े नहीं दिखे।
बल्कि ऐसी बातें कर रहे थे जिससे आरोपियों को डिफेंस मिल रहा था। सुनिए कन्नौज वाले मामले में कैसे समाजवादी पार्टी के नेता पीड़िता पर ही सवाल उठा रहे थे एक तरीके से और नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे थे। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। अब बताइए, पीड़िता पे ही सवाल उठ रहे थे कि कौन सी नौकरी मांगने रात में गई थी। साजिश लग रही है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। अरे बॉस, डीएनए टेस्ट आ गया। अब बताइए, कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी इसलिए एक्टिव हो गई थी क्योंकि आरोपी का समाजवादी पार्टी से गहरा कनेक्शन था, उसका बड़ा रसूख भी था। आरोपी नवाब सिंह यादव कौन है, उसका क्या रसूख है, वो आपको याद दिलाता हूं। जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे तो नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उसकी पहचान थी। नवाब सिंह यादव को किंग मेकर तक कहा जाता था। नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। अखिलेश जब कन्नौज से सांसद बने तो नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। नवाब सिंह यादव समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। लेकिन जब नवाब सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगने लगे तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि उनका नवाब सिंह यादव से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नहीं लेना देना था तो हंगामा करते, बोलते कि इसको सजा दीजिए, पीड़िता के साथ तो खड़े होते। वहां तो नार्को टेस्ट की मांग होने लगी। अच्छा, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दावों की पोल खोली। इस तस्वीर को देखिए, इसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर जिसमें नवाब सिंह यादव, अखिलेश यादव और कन्नौज से सांसद रह चुकी उनकी पत्नी डिंपल यादव सब दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें नवाब सिंह यादव अखिलेश के चाचा शिवपाल के कार्यक्रम में बैठा हुआ है। मतलब हर कार्यक्रम में नजर आ रहा है, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं। कन्नौज केस के बाद सोशल मीडिया पर उसकी भी एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है क्योंकि इस तस्वीर में राहुल गांधी और अखिलेश की ज्वाइंट रैली में नवाब सिंह यादव उनके मंच पर बैठा हुआ पीछे नजर आ रहा है। इन सारी तस्वीरों से दिखता है कि नवाब सिंह यादव का कनेक्शन अखिलेश यादव से उनकी पार्टी से रहा है। नवाब सिंह यादव का सच सामने आने के बाद सीएम योगी का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लाल टोपी के काले कारनामों का जिक्र कर रहे थे। सुनिए, सीएम योगी ने 4 दिन पहले जो कहा था, अब लोग याद दिला रहे हैं कि डीएनए टेस्ट में होना गया साबित जो योगी ने कहा था। सुनिए, अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कन्नौज रेप कांड पर बड़ा खुलासा होने के बाद से बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। वो अखिलेश यादव से इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कहकर अपना बचाव कर रही है कि सिर्फ नवाब सिंह यादव की बात ही क्यों की जाए। एक बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बातें सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अति प्रिय नवाब ब्रांड, जो कन्नौज का नवाब ब्रांड जिसने बलात्कार किया है, उसका डीएनए मैच हो गया है। अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव उसके लिए कह रहे थे कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके बारे में जांच की जाए। समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा कि 15 साल की लड़की रात के 11 बजे नौकरी लेने क्यों मांगने गई थी, उसकी इज्जत पर और अस्मिता पर हमला किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। नवाब सिंह को तो पार्टी से बहुत पहले ही सैक कर दिया गया था और हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ नवाब सिंह की बात क्यों कर रहे हैं हम। वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसा क्यों ना हो कि एक पूरा गंभीर बातचीत इस पे हो। मुख्यमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें, प्रधानमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें और एक जांच करा के, स्पीडी ट्रायल करा के जो भी इसके मुलजिम हैं उनको राजनीति में रहना ही क्यों दिया जाए। यूपी में उपचुनाव भी हैं और समाजवादी पार्टी की मुसीबत यह है कि एक के बाद एक घटनाओं में उनसे जुड़े हुए नेताओं का नाम आ रहा है। दूसरी मुसीबत यह है कि सीएम योगी फायर मोड में। कल चंदौली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान गरजते हुए कहा कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। सुनिए।
उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। सीएम योगी तो हर मामले में जमकर बोल रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए यूपी में इतना बड़ा कांड हो जाता है। समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता रहे व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर कोई हो हल्ला नहीं मचाते। यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का डंका पीटने वाली प्रियंका वाड्रा मुंह फेर लेती। राहुल गांधी रेप पीड़ित से मिलने के लिए ना अयोध्या जाते हैं ना कन्नौज जाते हैं, उनके पास तो कोलकाता जाने तक का भी टाइम नहीं है। राहुल गांधी यूपी तो आते हैं, लेकिन सिर्फ उन पीड़ितों से मिलते हैं जिसके दुख में उन्हें सियासी फायदा दिखता है। वो ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलते हैं जिसकी आड़ में वो सीएम योगी को घेर सके, उन्हें लेटर लिख सके। लेकिन राहुल गांधी अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता की घटना पर कोई लेटर नहीं लिखते, ना ही वहां का दौरा करते हैं। बंगाल में जघन्य अपराध पर तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पाए बॉस। कोलकाता केस पर तो राहुल गांधी किसी सवाल का जवाब तक देने को तैयार नहीं। यही हाल इंडी गठबंधन के एक और राज्य केरल का है। वहां फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण पर खुलासे हुए, सब कुछ रिपोर्ट में है, लेकिन इंडी गठबंधन इस पर भी खामोश है। यानी यूपी हो, बंगाल हो, केरल हो, अगर मामला पीएम मोदी को घेरने का हो तो इंडी गठबंधन तुरंत अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है। लेकिन विपक्ष के राज्यों में अगर कोई मामला निकल आए, मैं उधर देख रहा हूं, तुम करो जो करना है। इंडी गठबंधन भले ही चुप है, लेकिन कोलकाता में डॉक्टर्स चुप होने वाले नहीं। आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस मुख्यालय के पास कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का पुतला जलाया और पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। डॉक्टर्स ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सीएम ममता को भी मैसेज दिया कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। सीएम ममता ये कहकर धमकाने की कोशिश कर रही थी कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते। एक बार देखिए आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने किस तरह प्रदर्शन किया, इसके बाद बताता हूं कि कैसे ममता सरकार की कोर्ट में फिर फजीयत हुई। दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर सीपी जो कोलकाता है विनीत गोयल, उनकी एफईजी जलाई गई है। साथ ही ये डॉक्टर्स जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से एफईजी जलाकर तमाम डॉक्टर खड़े हैं, और साथ ही आप देखिए उनको जो है फूल दिया जा रहा है, और ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर की जा रही है। फूल लेकर आए हैं कि जो लोग आज जाएंगे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक जो है उनको फूल देकर जो है बात करेंगे। और आपको बताते हैं यहाँ पर बैरिकेड लगाए हैं पुलिस से, और कहा जा रहा है कि वो आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स यहीं पर रुक गए हैं, और पुलिस को कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है अलाउ किया जाए ताकि वो जाकर एक डेप्यूटेशन वो दे पाए। बंगाल में डॉक्टर्स के इसी गुस्से से ममता बनर्जी की सरकार घबराई हुई। वो किसी भी कीमत पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। इससे पहले भी नवन्ना मार्च के दौरान कोलकाता पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया था। मार्च के दौरान एक छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस जमानत के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। बंगाल सरकार का आरोप है कि सायन लाहिड़ी मार्च के आयोजकों में से एक है। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि सायन लाहिड़ी एमबीए का छात्र है और वो राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की दलील नहीं चली और सायन लाहिड़ी को जमानत बरकरार रही। इसी बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बड़ी खबर, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। आरजी कर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, वही व्यक्ति जिसे पहले हटाया गया, फिर उसे एक मलाई पोस्टिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक में सवाल उठे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई कि एक बार इसको हटाया और तुरंत इसको कहीं पोस्टिंग दे दी।
वही संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजी कर अस्पताल का, अब वो गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये वही संदीप घोष है जिसको इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रही थी, आरोप लग रहा था। ममता बनर्जी की परेशानी यह है कि बंगाल में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बीजेपी भी हल्ला बोल रही है। आज बीजेपी ने बंगाल में डीएम ऑफिस का घेराव किया। बंगाल के साउथ 24 परगना में बीजेपी नेता डीएम ऑफिस के बाहर सड़क पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन किया। बंगाल के कई और शहरों में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलीपुर द्वार में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। एक और तस्वीर कूच बिहार से आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता डीएम ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक दिया। एक तरफ कोलकाता केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता महिलाओं के खिलाफ ही विवादित बयान दे रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी नेता आतिश सरकार ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने वालों को धमकी दे डाली है। आतिश सरकार ने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसके घर की महिलाओं की अश्लील तस्वीरें घर के बाहर लगा दी जाएंगी। इस बयान पर खूब विवाद हुआ तो टीएमसी ने आतिश सरकार को 1 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। घटना बंगाल में होती है तो एक्शन होते हुए नहीं दिखता। इंडी गठबंधन भी चुप रहता है, लेकिन यूपी में यह सब नहीं होता। वहां योगी बोलते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। जैसे लखनऊ में महिला से छेड़खानी पर उन्होंने पूरे थाने को नाप दिया। अयोध्या और कन्नौज रेप केस के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन अब इन बुलडोजर एक्शन पर भी ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है। अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। किसी लड़के की गलती की सजा उसके पिता को देना सही नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह भी साफ साफ कह रहा है कि जो वो अवैध निर्माण या पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण का बचाव नहीं कर रहे, फिर चाहे पब्लिक प्लेस पर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आरोपी अपराध में शामिल हो गया तो उसके घर को गिरा दिया जाता है। सिर्फ अवैध निर्माण है तभी जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उन्हें अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था। अंत में कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं और कहा कि वो देश भर के लिए बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी करेंगे। इस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी। यानी हो सकता है जिस बुलडोजर एक्शन से एक डर पैदा हो रहा था, उस बुलडोजर एक्शन पर भी गाइडलाइंस के जरिए या तो उसकी रफ्तार धीमी हो या ब्रेक लग जाए।